हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। ये अभी हम जो देख रहे हैं इस लेक्चर में वो क्या है कि ग्रुप डी में 24 तारीख के जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था उसका मैथ और साइंस का न्यूमेरिकल है। हम पहला शिफ्ट में पूछा गया था उसको हम पार्ट 1 में बता दिए थे, ये पार्ट 2 है, इसमें दूसरा शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का भुजा का लंबाई दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि दूसरा विकर्ण का लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले बात आप एक रफली समचतुर्भुज को आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब जो लगभग समचतुर्भुज की तरह दिख जाए। ठीक है, और इसका विकर्ण जो होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, आपको इसमें सभी भुजा समचतुर्भुज में क्या होता है कि बराबर होता है, तो मतलब सबको आप ये मान लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है कितना 17/3 और एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 16/3। तो मान लेते हैं पूरा का पूरा 16/3 है। आपको ये भी पता है कि ये समचतुर्भुज का विकर्ण जो कट करता है तो ये बराबर भाग में बढ़ता है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पूरा का पूरा 16/3 दिया हुआ है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले बात ये निकालना पड़ेगा ये। तो आप यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रेंगल का आप रूल लगा लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इसको बी मान लेते हैं और इसको पी और इसको एच, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पी इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि 17/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या 8/3 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पी में स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा अपना रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर पी इक्वल टू निकालिएगा तो यहाँ कितना 17 के स्क्वायर कीजिएगा तो 289 और यहाँ 8 के स्क्वायर कीजिएगा 64। नीचे में दोनों में 9 आएगा, तो नीचे में तो आपको 9 आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आप 289 में से 64 घटाइएगा तो आपको 225 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पी का वैल्यू कितना आ गया, पी का वैल्यू आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है तो 15/3। ठीक है, तो आपको ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको इतना वैल्यू सिर्फ 5 मिल गया, ये कितना मिल गया 5, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया 10, तो दूसरे विकर्ण का लंबाई जो हो गया, मान लीजिए कि आप इसको D1 माने थे। ठीक है, और इसको मान लीजिए D2 पूरा विकर्ण का, तो D2 का जो लंबाई हो गया वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें यही पूछा था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन साइंस का था, इसमें आ गया, देख लीजिए, ये भी कोई ना फायदा करेगा आपको। देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, अर्थोपोडा। आप जानते भी हो जाएगा कि अर्थोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक महिला, ठीक है, वो 40 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाकर जाती हैं। ठीक है, तो 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वो 5 मिनट देर हो जाती है अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाती है। तो देखिए सबसे पहले बात, मान लीजिए महिला का घर यहाँ है। ठीक है, और ऑफिस यहाँ है। ठीक है, ऑफिस यहाँ है और यहाँ उसका क्या है, घर है। ठीक है, तो इसके बीच का दूरी तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि पहले 40 से जा रहा था किलोमीटर पर आवर से, तो 4 मिनट पहले पहुँच जा रहा था। अब कितना 32 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है। स्वाभाविक है कि जब स्पीड कम होगा तो देरी से पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है कि 40 और यहाँ 32 ले लेना है। ठीक है, आपको ऐसा कोई नंबर ले लेना है कि दोनों से विभाजित हो जाए, यानी कि एलसीएम टाइप ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते क्या, 8 गुने में 5 गुने में 4 एक नंबर ले लिए। ठीक है, और ये नंबर को क्या माने, डिस्टेंस, ये दोनों स्पीड है और ये डिस्टेंस हम मान लिए। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर लिए हैं जो दोनों से कट जाएगा। ठीक है, या तो एलसीएम बोल दीजिए या डायरेक्ट ऐसे फैक्टर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो स्पीड से अगर हम इस डिस्टेंस में दूरी में भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल गया टाइम, तो 40 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आवर। ठीक है, और यहाँ पे 32 है। ठीक है, ये 32 है, अब 32 से देंगे तो 8 चौक 32 तो 5 आवर। अब इसमें देखिए कितना का टाइम का डिफरेंट है, अगर 40 से अगर मान लीजिए कि दूरी इतना किलोमीटर होता तो 40 की स्पीड से जाते तो 4 घंटा में पहुंचते, 32 की स्पीड से जाते तो 5 घंटा में पहुंचते, तो कितना देर का डिफरेंट होता 60 मिनट, यानी कि यहाँ पे 1 आवर का डिफरेंट दिखा रहा है, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हमें ये 60 मिनट नहीं दिया है डिफरेंट, कितना दिया है 4 मिनट पहले पहुँचता था और 5 मिनट बाद पहुँच रहा है, मतलब इस दोनों का बीच का डिफरेंट कितना मिनट है, तो 9 मिनट है। ठीक है,
तो आप देखिए इस 60 मिनट को आपको 9 मिनट बनाना है, क्योंकि ये एक्चुअल है आपका 9 मिनट और ये तो आप लाए हैं से है, तो इसको 9 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9/60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यही काम आपको किसके साथ भी करना है, डिस्टेंस के साथ भी यही काम करना है, 9/60 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको आप काटिएगा तो कितना, 5 से कितना हो जाएगा 12, और 12 से इसको काटिएगा तो 3 यहाँ से मिलेगा और 4 यहाँ से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 से 12 कट जाएगा। तो आपको फाइनली क्या यहाँ देखने को मिलेगा, डिस्टेंस जो फाइनली आपको देखने को मिलेगा ये कितना मिलेगा, 8 गुने में 3, तो आने की 24 किलोमीटर है। देखिए आप ऐसे आसान तरीका से बनाइए, इक्वेशन बनाकर सोल्व करने के लिए बैठिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर आपको आता है इस तरीके से तो आप 10 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए यहाँ इसका घर है, यहाँ ऑफिस है। जब 40 की स्पीड से जाता था तो 4 मिनट पहले पहुँच जाता था, 32 की स्पीड से जा रहा है तो ऑफिस जाने में 5 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 9 मिनट का डिफरेंट हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं कि स्पीड आपको यहाँ और यहाँ ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक कोई ऐसा फैक्टर मानना है जो दोनों से कट जाए। ठीक है, एलसीएम मान लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आप इससे ये अगर डिस्टेंस मान लिया और इस स्पीड से इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टाइम आ जाएगा। इसके सेम इससे भी करना है तो आपको ये भी टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखना है आपको कि इसमें कितना का अंतर है। तो आप देखिए क्या 60 मिनट का अंतर है, लेकिन हमको लाना कितना है, 9। तो हम 60 में क्या किए, 9/60 से गुना कर दिए, तो हमें अब इसको मान लीजिए इसको कट कर देंगे तो हमें 9 आ गया यहाँ पे, हमें 9 आ गया यहाँ पे। तो इसके मतलब क्या है, हमें एक्चुअल टाइम लाने के लिए 9/60 से गुना करना पड़ा है, तो हमें डिस्टेंस में भी तो 9/60 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 9/60 से हम डिस्टेंस में गुना कर दिए दूरी में, तो हमें यहाँ पर निकल के आ गया कितना, 24 किलोमीटर, मतलब उसके घर और ऑफिस का दूरी है 24 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन जिस लड़का का सेट में है वो भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, नहीं बनाया। आप देखिए इसमें क्या करा है कि इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस में ax प्लस में b को जब x - 7 से विभाजित करता है तो कितना 35 शेष बचता है। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि x² प्लस में bx प्लस में a को जब x - 7 से विभाजित करता है तो शेष 31 बचता है। तो a प्लस b का वैल्यू आपसे पूछा है। आप देखिए सिंपल क्या करना है, x माइनस यहाँ 7 है, यहाँ जो चीज़ से विभाजित करना रहेगा उसके बराबर आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, जिस इक्वेशन के लिए दिया था विभाजित कर रहा था उस इक्वेशन में आपको x की जगह 7 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 पुट कीजिएगा तो 49 प्लस में कितना हो जाएगा 7a प्लस में b इक्वल टू में कितना शेष कितना बच रहा था 35, तो 35 इक्वेशन नंबर आपको 1 मान लेना है। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन में x - 7 से कर रहा था विभाजित, तो इसके लिए भी x इक्वल टू में 7 ही पुट करना है। तो पुट कीजिए दूसरा इक्वेशन में, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा 49 प्लस में वहाँ पे ध्यान रखना है b के साथ x दिया हुआ है तो 7b प्लस में क्या a। अब इसके शेष कितना बच रहा था 31, इक्वेशन नंबर आपको 2 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को आपको जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू पूछा है तो हम जोड़ देंगे, अगर a माइनस बी का पूछे रहता तो हम घटाने का कोशिश करते, तो हमें a प्लस बी का पूछा है हम जोड़ने का कोशिश करते। दोनों इक्वेशन को यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98 प्लस में, अब यहाँ पे देखिए बी के साथ है, यहाँ 7 को बी है, यहाँ एगो तो 8 को बी हो जाएगा। ठीक है, 8 को बी, यहाँ 7 को ए है, यहाँ एगो ए है, तो ये कितना हो जाएगा 8 को ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए इस a में भी 8 है, b में भी 8 है, तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 8 अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो कितना आपको a प्लस में b यहाँ दिखाई दे दिया। ठीक है, अब देखिए 66 माइनस ये 98 को उठाकर इधर कर लीजिए 98। अब आपको क्या करना है a प्लस में b इक्वल टू में कितना, इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, अगर 8 में से 6 गया तो 2 और इसमें से 9 में से 6 गया तो 3, लेकिन किस में माइनस में, बटा में क्या करना है, यहाँ से 8 नीचे आ गया 8, तो आपको अब a प्लस में b इक्वल टू कितना देखने के लिए मिल गया -4, तो इसका -4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें गिवन है। तो एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए। चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 संख्या है a b c और d, ठीक है, का कुल औसत कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। a प्लस में b प्लस में c प्लस में d का औसत कितना दिया हुआ है 26। अब देखिए औसत 26 दिया, मतलब यहाँ 4 से डिवाइड होता है, तो हम क्या कर रहे हैं डिवाइड न करके 2 इक्वेशन न लिख करके एक को लिखना चाहते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट पहले बार में ही इसको 4 से गुना भी कर दिए। ठीक है, अब दूसरा में देखिए यदि a और b का औसत कितना दिया है 19.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या ले लीजिए यहाँ पे a प्लस में b इक्वल टू में 19.5 है, तो 19.5 और यहाँ 2 आता तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ ले आके गुना कर ले रहे हैं, तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, तो अब देखिए अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि c प्लस में d का औसत पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं तो आप क्या कीजिए इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, आपको सी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 माइनस में आपको 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा c प्लस में d इक्वल टू में कितना 26 में अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 26 104 और माइनस में कितना यहाँ पे 19.5 गुने में 2 तो 39 आ जाएगा आपको। अब इसको आप घटा लीजिए, तो c प्लस में d जब इसको घटाइएगा तो कितना 14 - 9 तो 5
ठीक है। अब 10 तो 9 और -3 तो 6, 65 आ गया। अब देखिए a + b = 65 है, ठीक है। ये अभी औसत नहीं है, जब इसका हमें औसत निकालना होगा तो हम 2 से भाग देंगे। तो c प्लस में d का औसत कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो 32.5 हो जाएगा आपको आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, आपको निर्णय लेना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है सुनीता ने 4 वस्तु चुनी, ठीक है। सुनीता ने 4 वस्तु चुनी, वस्तुओं को घर ले जाने के लिए काउंटर से कितने बैग खरीदी। ये कह रहा है सुनीता 4 को वस्तु खरीद रहा है, उसको घर ले जाने के लिए काउंटर से कितने आपको बैग खरीदना है, मतलब पन्नी खरीदना है। तो आपको कथन क्या दिया है, कथन दिया गया है कि प्रत्येक बैग में 2 केजी सामान आएगा। बिल्कुल भाई, ये तो पता होना चाहिए कि बैग में कितने केजी सामान आएगा, उसी हिसाब से ना हम उसमें पैक करेंगे, ठीक है, ये ज़रूरत है। दूसरा है कि सुनीता ने 2 केजी चावल खरीदी, ठीक है। 2 केजी बैग में रखा सकता है और सुनीता ने 2 केजी चावल खरीदी, मतलब एक बैग में उसके चावल आ गया, ठीक है। तीसरा में क्या कह रहा है कि सुनीता ने 500 ग्राम अरहर दाल, 500 ग्राम मूंग दाल और 750 ग्राम उड़ीद दाल खरीदी। तो ये पूरा कितना हो गया, 1 पॉइंट, अब इस तीनों को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1.75 किलो केजी हो जाएगा। तो ये भी अब एगो बैग में आ जाएगा, ठीक है, एगो बैग में ये आ जाएगा। तो मतलब सुनीता को कितने बैग की ज़रूरत हो गया, 2 बैग का ज़रूरत हो गया। तो अब आपको कह रहा है कि इसमें से कौन कौन कथन का ज़रूरत है काउंटर से बैग लेने के लिए। तो इस तीनों का ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि बैग में कितने केजी सामान आएगा। मान लिया 4 केजी का बैग होता है तो एक में सब रखा जाता है, तो ये तो पता होना ही चाहिए कि कितने केजी बैग में सामान आएगा। दूसरी बात कि सुनीता ने 2 केजी चावल खरीदी, ये भी पता होना चाहिए कि चावल कितने केजी खरीदी। अगर ये ना पता होगा 10 केजी चावल खरीद लेगा तो फिर बैग का संख्या बढ़ जाएगा, तो ये भी जरूरत मतलब पता होना चाहिए। अब ये देखिए 3 नंबर में क्या है, 500 ग्राम, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी तो क्वांटिटी है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों कथन जरूरत है इसका आंसर देने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा कि कथन 1, 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त हैं, मतलब तीनों का जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपको यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली आपको पीछे बताए थे वैसे ही है। पहले आपको क्या करना है, एक समचतुर्भुज बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझना है और फिर उसके बाद आंसर आपका हो जाएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण 16 है, ठीक है। मतलब आपको पहले समचतुर्भुज का विकर्ण भी बना लेना है, ठीक है, विकर्ण आप बना लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए एक भुजा 16 दिया हुआ और एक विकर्ण भी 16 है, तो मतलब आपको पहले ही बताए थे आधे आधे हुए थे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 90 डिग्री पे करता है। अब आपको पूछा क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया इसका समचतुर्भुज का होता है 1/2 इंटू में D1, ठीक है, और D2। जो इसका D1 जो है एगो विकर्ण हो जाएगा, D2 दूसरा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले बात ये निकालना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का कौन बनता है आपको बता दिया पहले ही। तो आप यहाँ पे P कैसे निकालिएगा, P = आपको निकालना पड़ेगा 16 के स्क्वायर कीजिए और माइनस में कितना 8 के स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप P = जब निकालिएगा ये रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, ये रूट अंडर हो जाएगा। तो 16 16 ये कितना होता है 256, ठीक है, और 88 कितना होता है 64, ठीक है, ये भी रूट के अंदर आएगा। तो अगर इसमें से ये घटेगा तो आपको यहाँ पे कितना दे देगा, मतलब 2, ठीक है, और ये 15, 15 में से 6 हो गया तो कितना 9 और 1, ठीक है। अब ये रूट के अंदर हो गया इतना, ठीक है, P = अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 8√3 आएगा। अब ये देखिए 8√3 आपको कितना आया, यहाँ से लेके इतना ही वैल्यू आया, तो मतलब ये पूरा का पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा। अगर आप इसको अगर D1 मान लेते हैं, D1, और इस ऊपर नीचे वाला का D2 मान लेते हैं, तो आपको D2 = कितना आ जाएगा, फाइनली इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 16√3 हो जाएगा D2। तो आपको अब एरिया निकालना था, यही निकालना था ना, तो आप यहाँ पे एरिया = देख लिए कितना हो जाएगा 1/2 गुने में कितना, आपको ये था 16, ठीक है, 16 गुने में कितना 16 इंटू में 16√3, ठीक है। आप इसे इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 16 8 कितना होता है 128, तो आपको एरिया कितना आ जाएगा 128√3, जो भी अपना यूनिट में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक मोबाइल को किसी बालकोनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान, जो मोबाइल का वजन जो है कितना दिया गया है, द्रव्यमान जो है 0.5 kg दिया गया है, बड़ी भारी मोबाइल है, और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर के ऊंचाई से गिराया गया, कितना मीटर 100
मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। इसके साथ आपको जी जो दे दिया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का स्थिति ऊर्जा ये पूछ रहा है, स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, mgh इसका फार्मूला होता है। इसका यूनिट क्या होता है, तो जूल में होता है। ठीक है, आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी आ जाए, आपको नहीं आता है, फिर भी आप एक बार डाटा लिखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगा, इसका मास कितना दिया है 0.5 kg, इंटू में 10 और इंटू में कितना 100, यही होगा। यहाँ पे इसको गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 हो गया। आपको पहले ही बता रखा है कि इसका यूनिट जो होता है किस में होता है, जूल में होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फादर को यहाँ एफ मान लीजिए। ठीक है, और रॉबिन को आर मान लेते हैं। तो 2.8 इंटू में रॉबिन, अगर रॉबिन की उम्र में हम 2.8 से गुना कर देंगे तो हमें उसका फादर का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। ठीक है, तो 6 साल पहले, तो एफ माइनस में 6 इजकल टू में कितना 4 इंटू में रॉबिन माइनस में 6, यही होगा। ठीक है, तो इसको अब क्या एफ माइनस 6 इजकल टू में कितना 4 इंटू में रॉबिन माइनस में कितना 26। ठीक है, तो यहाँ से अब एफ इजकल टू क्या देखें, देखिए अब यहाँ हमें पहले ये देखना है कि निकालना क्या है, रॉबिन का उम्र निकालना है। तो हम इसके पिता के उम्र की जगह रॉबिन के अब एफ को इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं आर में। तो यहाँ एफ इजकल टू कितना है 2.8 आर है, तो यहाँ हम डायरेक्ट डाल लेते कितना 2.8 आर यानी कि रॉबिन माइनस में 6 इजकल टू में कितना 4 रॉबिन माइनस में कितना 24। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, इधर लेकर के आ जाइए, इधर लेके आ जाइए तो कितना 1.2, अब इधर लाइए तो माइनस में जाएगा 1.2 आर इजकल टू में इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस में 18। अब इसको माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब आर इजकल टू क्या देखिए आप 18 बटा में 1.2, तो इसका कितना आ गया 15 वर्ष, 15 ईयर्स आ गया। तो किसका रॉबिन का पूछा था, रॉबिन को हम निकाल लिए कितना 15 वर्ष डायरेक्ट इक्वेशन से। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम एक 90 मीटर लंबा तालाब है। ठीक है, राम के पास क्या है, एक 90 मीटर लंबा तालाब है। ठीक है, यह मान लिए कि राम का तालाब है 90 मीटर का है लंबा, तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक है। ठीक है, वह तैरकर जाता है और वापस भी आता है, मैं 180 मीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, राम ने इधर से अपना तैरते गया यहाँ तक और इधर से वापस आ गया। ठीक है, तो भाई 90 मीटर है तो स्वाभाविक है कि कितना 180 मीटर हो जाएगा, टोटल दूरी कुल दूरी हो गया 180 मीटर। ठीक है, अभी कह रहा है दूरी को तय कितने देर में किया, 1 मिनट में। तो आपके उससे औसत चाल पूछ रहा है, तो आपको पता है कि औसत चाल इक्वल टू कितना होता है, तो कुल दूरी बटा में कितना कुल टाइम यही होता है। ठीक है, कुल दूरी कितना कवर किया राम ने, तो 180 मीटर, और कुल टाइम कितना लिया 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड में आपको सब यूनिट दिया है तो इसी में लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको कट कर दिए तो क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक बार सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर। ठीक है, 4 सेकेंड में कितना 25 मीटर, और फिर 2 सेकेंड में ये हम सेकेंड लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको 5 से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, और 2 सेकेंड में कितना 15 मीटर की यात्रा करता है। तो उस वस्तु का औसत चाल पूछा है, फिर से औसत चाल वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको फिर से औसत चाल बराबर हम क्या बताए थे, कुल दूरी बटा में क्या कुल टाइम यही बताए थे आपको। तो कुल दूरी कितना 25 और 15 40 मीटर, और कुल टाइम कितना 2 और 4 6। अब इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 बटा में 3 यानी कि 6.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार में ए और सी व्यास के सिरे को इंकित करता है। ठीक है, आप पहले एक अर्धवृत्ताकार ले लीजिए, इसको आप मान लीजिए अर्धवृत्ताकार है, हालांकि ठीक ठाक बन गया है, इतना एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक बन गया। बट ये कह रहा है ए और सी इंकित करता है जो व्यास है उसके इंड साइड को, और बी अर्धवृत्त पर एक बिंदु है, बी कहीं पे भी अर्धवृत्त पे एक बिंदु है। ठीक है, तो ये कह रहा है अब जो कोण बन रहा है ए बी सी हमेशा कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे बी था ए बी सी। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पे अगर इस मतलब ये जो डायामीटर है, मतलब जो व्यास है, उसके दोनों छोर से अगर कोई भी पॉइंट उठा लेंगे तो ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा, मतलब समकोण बनेगा। चाहे वो पॉइंट यहाँ हो कहीं भी होगा, अगर हम यहाँ से वो दोनों पॉइंट उठा लेंगे और यहाँ मिला देंगे तो ये 90 बन जाएगा। अगर यहाँ से भी उठा लेंगे, इसको यहाँ भी मिला देंगे तभी भी 90 बन जाएगा। यहाँ से उठा करके यहाँ मिला देंगे तभी भी 90 बन जाएगा। मतलब क्या कि अर्धवृत्त पे
कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट यहाँ और यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा समकोण, यानी कि इस तरह के कोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआत वेग से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत कंसेप्ट का है। देखिए इस लड़का जिसमें ये पूछा था सेट में वो भी गलती किया, 1 लगा दिया इसका, ठीक है। इसमें 4 में और 3 में बड़ा लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कैसे। देखिए पहले बात आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है कि हाफ mv², ठीक है। अब ये कह रहा है दूसरा जो है वो नया काइनेटिक एनर्जी, इसमें वेलोसिटी दुगुना हो रहा है तो 1/2 m और 2v का होल स्क्वायर कर रहा है, यही कर रहा है। तो अब ये कितना आ जाएगा, नया आएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो इस 4 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये कितना आ गया 1/2 m और v²। फिर ये पुराना फार्मूला ही आपको दिख रहा है इतना तक, ये 4 को छोड़ दीजिए था। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा रहता कि अगर वेलोसिटी को वेग को दुगुना कर देने पे गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना, यहाँ बोला रहता है कितना गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो अब हम लगाते ऑप्शन 1 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कितना कि वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि। तो भाई एक तो mv² पहले ही से था, अब 4 mv² हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया 4 1/2 mv² माइनस में कितना हाफ mv²। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 1/2 mv², ये आ जाएगा। तो ये हुआ वृद्धि 3 गुना। तो आपको बहुत सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, तो आपको आते हुए गलती हो जाएगा। इस दोनों कंसेप्ट को याद रखिए, कितना गुना पूछेगा तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन आपको पूछे वृद्धि कितना होगा तो सिर्फ 3 गुना वृद्धि होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग, नहीं सेम क्वेश्चन आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन आ गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है कि एक 70 kg का आदमी है जो 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg के आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया। देखिए अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप 2 सेकंड में बना के निकल जाइएगा। कंसेप्ट नहीं पता है तो कुछ भी लगा लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए न्यूटन के आप थर्ड लॉ तो पढ़े हैं ना, थर्ड लॉ न्यूटन का पढ़े हैं। ये क्या बोलता है कि एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के रूल। तो ये अगर मान लिया जाए ये कोई अगर दीवार है चाहे कुछ भी है, तो अगर इधर से 70 kg का जो पर्सन है, 70 kg का जो पर्सन है वो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इधर से भी जो बल लगेगा वो 50 न्यूटन का लगेगा 50 kg के आदमी के द्वारा, ठीक है। तो यही कहता है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया रूल, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको 50 ये है, 50 का ये लगा रहा है तो 50 का ये भी लगाएगा दूसरा पर्सन भी, तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। इसको आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न चित्र, ठीक है, 50 ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाने वाले के चिप्स के 2 ब्रांड है, मतलब चिप्स के 2 ब्रांड है। वो कौन कौन ब्रांड है तो एगो B1 ब्रांड है और एगो B2 ब्रांड है। एक सर्वे में ऐसा मतलब देखा गया, एक सर्वे के आंकड़े के आधार पर कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिप्स के 2 ब्रांडों में से कोई भी पसंद नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि 50 व्यक्ति है, उसमें से कितने ऐसे व्यक्ति है जिसे कोई भी ब्रांड पसंद नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ही ऐसा दिखा गया है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। देखिए आपको ये क्या है, ब्रांड B1 है, ठीक है, और ये क्या है, ब्रांड B2 है, ठीक है। तो ये ब्रांड B1 जो पसंद करता है 25 लोग, और ब्रांड B2 पसंद करता है ये 20 लोग, और दोनों पसंद करता है ये 5 लोग। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है कि ये जो B1 ब्रांड पसंद करने वाले लोग हैं वो कह रहा है 25 लोग हैं। ये 25 लोग सिर्फ बोल रहा है कि हम खाली B1 पसंद करेंगे और किसी को पसंद नहीं करेंगे। और B2 ब्रांड जो है, B2 ब्रांड को पसंद करने वाले लोग 20 हैं। ये कह रहे हैं हम खाली B2 पसंद करेंगे और किसी को पसंद नहीं करेंगे। और B1 एंड B2 दोनों को पसंद करने वाले 5 लोग हैं। तो यहाँ पे तो कितना आपको B1 के पसंद करने वाले 25 लोग हैं, B2 को 20 लोग हैं, और दोनों को पसंद करने वाले 5 लोग हैं ये अलग से, तो आपको 50 तो हो ही गया। तो सब के सब लोग हैं वो किसी न किसी चीज़ को पसंद कर ही ले रहा है। तो न पसंद करने वाले लोग कितने हो जाएंगे तो 0 अंडा हो जाएगा न पसंद करने वाले। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जल्दी में समझा देता हूँ। देखिए आपको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या, देखिए ये जो 25 होता है ये सिर्फ इस घर को शो करता है, बस सिर्फ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसको सिर्फ इतना को शो कर रहा है, ठीक है। और ये 20 जो है इतना को शो कर रहा है, और ये 5 जो है इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगर सबको जोड़ लीजिएगा तो 50 हो जाएगा, मतलब 50 के 50 लोग जो है किसी न किसी ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए ना पसंद करने वाले 0 हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा
पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा, ठीक है, मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेन है वो जाती है, ठीक है, आधा हिस्सा। अगर पूरा डिस्टेंस को आप अगर डी मानते हैं पूरा यात्रा को, तो आधा क्या हो जाएगा D/2, और ये भी आधा क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पहला आधा क्या है 45 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, दूसरा आधा जो है कितना 55 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, ठीक है। अब कह रहा है कि पूरे किया है, ठीक है। तो यात्रा का कुल दूरी आपसे ये डी निकालने के पूछ रहे हैं, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पहला सिंपल क्या है कि आप जानते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू में कितना डिस्टेंस बटा में टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा D/v हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूला पे आगे बैठा लीजिए, आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ D/2 है, तो ठीक है D/2 इंटू में कितना v कितना 45, ठीक है, प्लस में कितना D/2 इंटू में कितना 55, ठीक है, इक्वल टू में कितना यही डिस्टेंस कवर करने में और इस स्पीड से तो टाइम कितना आ रहा है 8 घंटा। आप यहाँ से सोल्व करके डी निकाल लीजिए, तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो आपको डी कितना आ जाएगा 396 किलोमीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको दूसरा तरीका पता है कि औसत चाल इक्वल टू कितना होता है कुल दूरी बटा में कितना कुल टाइम, यही होता है कुल दूरी बटा कुल टाइम। तो आपको पहले बात क्या है कि औसत स्पीड कैसे निकालते हैं, जब दो स्पीड दिया रहता है और सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसके लिए आपको औसत स्पीड का फार्मूला पता है क्या 2xy बटा में x प्लस में y, यही पढ़े हैं, दोनों अलग अलग स्पीड है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 45 इंटू में 55 और बटे में कितना 45 और 55 को एक ही बार जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले भी निकाल लीजिए, और जब आपको यहाँ से भी निकल जाएगा तो भी के जगह पर रख दीजिएगा। आपको टाइम दिया है कितना 8, तो यहाँ से आपको कुल दूरी निकल जाएगा। तो आपको हम दोनों तरीका बता दिए, आप जून से चाहे निकाल लीजिए। ये थोड़ा सा एक छोटा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। हमारा पेन टैब इधर गाड़ी नहीं चलता है, यहीं पे चलता है, आधे में ही चलता है। आगे देखिए, अब ये आगे आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। रेलवे की परीक्षा के लिए सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको किसका यहाँ पे बोर्ड मास आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो BODMAS बोर्ड मास, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ सोल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन सोल्व करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिवीजन आ गया तो इसको सोल्व कीजिए। तो 9 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा 5। उसके बाद इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तो 10। उसके बाद 10 में से 10 को फिर इस 42 में से घटा लीजिएगा तो आपको कितना बचेगा 32। अब ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, आपके पास अभी 32 है, तो 32 अभी 35 में से उस 32 को घटा लीजिए तो आपके पास कितना बचा 3, ठीक है। अब ये भी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अब इस 3 27 में से घटा लीजिए तो कितना बच गया आपके 24। तो आप डायरेक्ट अब क्या कीजिए 72 बटा में 24, तो आपके पास यहाँ कितना बच गया 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्यूशन को खुद कीजिए, क्योंकि हम अगर ये कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम कंसेप्ट बताते हैं, आप सॉल्यूशन खुद कीजिए जो बता दिए। पहले आपको इसको करना है, फिर उसके बाद इसको कर लेना है, इस ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको कर लेना है, फिर ये ब्रैकेट खत्म है, फिर इसको कर लेना है, उसके बाद लास्ट में भाग दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेफाली ने कप का एक सेट खरीदी, ठीक है, कप का सेट खरीदा कितना में, तो 575 में, 575 में, एक मिनट वेट 575 में खरीदी, ठीक है। अभी कह रहा है पुराना माल निकालने के लिए उन्होंने उसको बेच दिया कितना में, देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस इतना में खरीदा था और सेलिंग प्राइस बेच दिया कितना में बेच दिया 506 रुपया में। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, तो यही इसमें पूछ रहा है कि लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, यही पूछ रहा है आपको, ठीक है। लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, तो चलिए हम निकालते हैं लॉस का परसेंटेज। तो लॉस का परसेंटेज क्या होता है कि लॉस कितना हुआ अब बटा में क्या जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो ये कितना लॉस यहाँ पे कितना हुआ, देखिए आप अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको 15 माइनस में कितना, अगर 6 जाएगा तो कितना यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो गया। अब यहाँ कितना में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 575 था, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको 25 से आप कट मारिए, 25 से कट मारिएगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी कि 50, और यहाँ पे फिर 7 बचेगा, 5 75 तो फिर 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। आप इससे इसको कट मारिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुने में 4 यानी कि 12% का लॉस हुआ, किसको, शेफाली के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, फिर से बोर्ड मास फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे अगर इसको जोड़िएगा 93 और 15 को तो 108 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको भाग देना है, कितना से भाग देना है 12 से, माइनस कितना 24 और फिर से प्लस कितना 8, ठीक है। तो इसमें अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप इसको एकदम आसान है कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ता हूँ आपके लिए, एकदम बहुत आसान है, आपको तुरंत 7 आंसर आ जाएगा। बस आपको इसी में भाग देना है, ठीक है। उसके बाद 24 घटा देना, 8 जोड़ देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में चलता हूँ, ठीक है।
चलिए आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मस यानी कि HCF दो संख्याओं का दिया हुआ है कितना 35, ठीक है। तथा लस यानी कि LCM कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना 105, एक संख्या जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 105, हम एक संख्या को 1 से लिख दिए, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखिए होता है इसका रूल क्या कहता है कि संख्या 1 गुने में संख्या 2 इजिकल टू में कितना LCM इंटू में HCF होता है। तो आपको एक संख्या दिया है दूसरा निकालना है, तो आप दूसरा संख्या इजिकल टू क्या हो जाएगा LCM कितना दिया हुआ है 210 इंटू में HCF कितना दिया है 35 और एक संख्या कितना दिया है 105। अब इसको कट मार दीजिए तो कितना बच गया, ये 2 हो जाएगा। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 35 गुना 2 तो डायरेक्ट 70 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक धूप बत्ती बनाने वाली कंपनी, मतलब ये कोई कंपनी है जो क्या कर रहा है क्रय पे 40% का खर्च कर रहा है। किस पे क्रय पे कितना कर रहा है 40% और कर्मचारियों के वेतन पे, ठीक है, मतलब वेतन पे कितना खर्च कर रहा है 20%, ठीक है। और रख रखाव पे जो स्टोर जहाँ करता है तो रख रखाव पे कितना खर्च कर रहा है तो 40% रख रखाव पे खर्च कर रहा है, ठीक है। यदि कह रहा है कि यदि कंपनी वेतन के रूप में कितना दे रहा है, वेतन के रूप में दे रहा है 5 4 को 0 तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 50,000 वेतन के रूप में दे रहा है। और ये 50,000 किसके बराबर है 20%, क्योंकि वेतन 20% दे रहा था तो ये 50,000 है। आपसे पूछा क्या है तो इसमें आपको पूछा है तो रख रखाव पर कितना होगा। तो भाई 20% का वैल्यू आपको 50,000 दिया है तो रख रखाव कितना है 40% है, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो 1 पे 5 को 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आपको आगे क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत भिन्न है। देखिए शांत भिन्न क्या होता है और बिना शांत भिन्न क्या होता है। तो देखिए ये क्या है शांत दशमलव पूछ रहा है आपको, ठीक है, शांत दशमलव। तो देखिए अगर 1/, आप 2 लिखते हैं तो कितना आ गया 0.5, तो ये कितना हो जाएगा ये शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप 1/3 लिख देते तो 0.333 मतलब ये आगे चलते जाएगा, तो ये शांत दशमलव नहीं है। तो यही इसमें से आपको छांटना है। तो आप पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो क्या देखते हैं 9/, इसको थोड़ा कट करिए। पहला ऑप्शन क्या है 9/45, तो इसको कट कीजिएगा तो क्या आएगा आपको 1/5, तो क्या हो जाएगा 1/5 0.2 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा शांत दशमलव। बाकी आप किसी को कट कीजिए तो नहीं आएगा ये, बाकी किसी को कट कीजिएगा तो ऐसे रेकरिंग में आगे आगे आते जाएगा, तो इसीलिए वो शांत दशमलव नहीं होगा। जबकि ये 0.2 आ गया तो ये शांत दशमलव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि देखिए पाइप और सिस्टर्न का क्वेश्चन होता है वो, और टाइम ओवर का क्वेश्चन हर सेट में 1-2 आता है, आपको अच्छे तरह से पक्का कर लेना चाहिए और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ देखिए क्या कर रहा है कि 2 पाइप A और B एक जलाशय को 4 घंटा में भरता है, ठीक है। मैं A प्लस में B कितने 4 घंटा में भरता है। यदि दोनों को अलग अलग खोला जाता है तो B जलाशय को भरने में A से, ठीक है, घंटे अधिक लेता है, ठीक है। A अकेले जलाशय को 6 घंटा में भरता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है A अकेले जलाशय को 6 घंटा में भरता है। आपको पूछा क्या है कि B कितना अधिक लेगा A से, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे इस दोनों से आप यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना 12 हो जाएगा। आप इसको अगर यहाँ से कट कीजिएगा 4 से 12 में भाग दीजिए तो 3 और 6 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ ये जो आता है क्या आता है ये इफिशियंसी आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इफिशियंसी बोलते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो A प्लस B दोनों का क्षमता कितना है 3 है और A का अकेले का क्षमता कितना है 2 है। तो हम अगर B का क्षमता आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 तो यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको हम पिछले भी लेक्चर में बताए हैं कि वर्क इजिकल टू क्या होता है इफिशियंसी इंटू में टाइम। इफिशियंसी ये ई क्या है यहाँ पे कार्य करने के दर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का इफिशियंसी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क कितना था 12, इसको ये जो हम एलसीएम लेते हैं इसको वर्क मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना था 12 और यहाँ पे बी का इफिशियंसी, क्योंकि हम अभी बी का टाइम निकाल रहे हैं तो इफिशियंसी किसका डालेंगे बी का 1 गुने में टाइम किसका बी का टाइम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी का टाइम टाइम बी को कितना लगा 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आवर लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से आप देखिए ये टाइम बी को 12 आवर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है कि ए से कितना देर ज़्यादा, तो ए को कितना लग रहा है 6 घंटा लग रहा है और बी को 12 घंटा। तो टाइम बी को एक्स्ट्रा कितना देर लग जाएगा ज़्यादा लग जाएगा, इसको 6 आवर्स ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या करा है कुछ, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन देख लीजिए कोई बात नहीं, आ गया तो बेनिफिट होगा आपको। एक दो क्वेश्चन कलेक्ट करने में ऐसा आ गया है रीजनिंग का, ये एक्स्ट्रा ही है क्वेश्चन, देख लीजिए। ये कह रहा है BEAT बीट को कितना लिखा जा रहा है 1409। आपको देखिए रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन हमेशा आता है, ए से जेड तक आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन किस स्थान पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सबको यहाँ क्या कर रहा है, बी को एक घटा के लिख रहा है, ठीक है, इसको भी एक घटा के लिख रहा है, इसको भी एक घटा के लिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो आपके पास है क्या है HIGH, ठीक है, ये 2 स्थान पे आता है तो एक घटा दिया है, ठीक है, ये 5 पे आता है तो एक घटा दिया। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे इसमें से एक घटा लेना है, तो एक घटाइएगा तो ये 8 पे आता है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 पे आता है तो यहाँ कितना 8 हो जाएगा, ये कितना 7 पे आता है तो इसके लिए कितना 6 हो जाएगा, ये 8 पे आता है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन ए में अवेलेबल है, देख लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये मैथ का क्वेश्चन है, क्या करना है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है, वर्तमान में कितना है 12 लाख है, 4% के रेट से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि जब कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस बढ़ता है तो उसके लिए क्या होता है A प्लस में B प्लस में A इंटू में B बाई में 100। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो आप यहीं पे आप ये देख लीजिए कि 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा कंटिन्यूअस में, तो 4 प्लस में कितना 4 प्लस में 4 गुने में 4 बटा में कितना 100। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8.16% आ जाएगा, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि किस में आता है, परसेंट में आता है। तो कितना बढ़ जाएगा 8.16% बढ़ जाएगा, किसका 12 लाख का, ठीक है। तो आप 12 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 12 लाख हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है 8 पॉइंट नहीं दीजिए, आप डायरेक्ट 16 दे दीजिए, और नीचे में कितना 2 को जीरो तो परसेंटेज की वजह से आता है, 2 को जीरो यहाँ जो पॉइंट हटाएं इसके वजह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 को जीरो को कट कर लेना, ठीक है। अब आप इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप मल्टीप्लाई कॉपी पे कर लीजिएगा, इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं 97920 आ जाएगा। तो इतना तो बढ़ गया, लेकिन अब हो कितना जाएगा 12 लाख तो पहले ही से था। तो आपको इसमें क्या करना है 12 लाख का एडिशन कर दीजिए, 12 लाख पे कितने 5 को जीरो होता है तो ये हो गया। अब आप अगर यहाँ पर आपको एडिशन कीजिएगा तो आपको देखने के लिए क्या मिल जाएगा कि 0297912, ये आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो ऑप्शन 1 में अवेलेबल है, आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको कट करके दिखा देता हूं, आपको कैलकुलेशन खुद कॉपी में करना है, नहीं तो मैं करूंगा तो आप नहीं सीख पाइएगा, आप बहुत कम सीख पाइएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, तभी आपको बेनिफिट होगा। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट पहले 13 को इससे कट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे गुना में है तो इसको अगर कट कीजिएगा तो ये 28 था, तो 2 मरतबे लगता है 26, फिर आपको 2 बचता, फिर 6 यहाँ पे लिखते थे कितना ये 22 हो जाता। इस 22 को अगर कट कीजिएगा, आप इस 22 को कट मारिएगा इस 11 से तो आपको 2 बचा यहाँ पे। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला 7 बटा में 11 प्लस में कितना 8 बटा में 17 माइनस में कितना 2। आप इसको अब कैलकुलेशन कीजिए, मैं करूँगा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको -167 बटा 187 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही कंसेप्ट था। चलिए आगे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 23 गुने 31 को जब मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं तो इनको कितना मिला है 713 मिला है। हमको कह रहा है इतना 0.00713 में भाग देने के लिए कह रहा है कितना से 3.1 से। चलिए तो हम देखते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 713 बटा में कितना 31। अब इसमें एगो पॉइंट था तो ऊपर में जाएगा तो एगो जीरो हो जाएगा। इसमें कितना पॉइंट था 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 5 को जीरो मिल जाएगा, 10 के पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे 23 गुने में 31 था तो 713 था, मतलब ये जो होगा किसका गुणनखंड होगा, मतलब 31 गुने 23 का होगा। तो अगर हम इस 31 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 23 बटा में 10⁴ बच गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.0023 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि विश्व क्षेत्र द्वारा वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1990 में देखा गया कि 22 बिलियन टन था, और यही 2015 में देखा गया कि 36 बिलियन टन था। तो विश्व क्षेत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो 1990 की बात करें तो कितना था ये 22 बिलियन था टन, ठीक है, 22 बिलियन टन था। लेकिन यही अगर 2015 में देखा गया तो कितना हो गया 36 बिलियन टन हो गया। तो आपको बढ़ोतरी कितना देखने को मिला, तो 36 माइनस कितना 22 बटे में कितना 22, यही तो परसेंटेज में आपको वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए 4 और 1 14 बटे में कितना 22। अब इसको कट मारिए तो कितना हो जाएगा
2 से कट मारिएगा तो 7/11 गुने में 100% निकालने के लिए। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 63.63% आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन 4 में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा मानिए उसमें कम है। देखिए ये भी क्वेश्चन जिस लड़का के सेट में आया था वो गलती मार लिया, ऑप्शन 3 मार लिया है, इसीलिए कहते हैं बिना रिवीजन का कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, वो अंदाजा लगा के मार लिया, हनुमान गियर में चला गया क्वेश्चन। देखो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणु की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले बात, आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है, जिसको आप परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इसका मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है यानी कि परमाणु भार, ये होता है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ, मतलब इरिटेट मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होता है, यानी कि परमाणु की संख्या होता है, तो 6.023 इंटू में 10⁻23 परमाणु होता है, ठीक है। परमाणु होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल में इतना है, मतलब 1 मोल में इतना है, ये 56 ग्राम पर मोल है। इसके मतलब कितना हो गया, 56 ग्राम आयरन में कितना नंबर ऑफ परमाणु है, तो 6.023 इंटू में 10⁻23 परमाणु है। आप यहाँ परमाणु लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें पूछा कितना में गया है, 2.8 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 बटा में कितना 56। आप पूछा कितना गया है 2.8 ग्राम में, तो आप यहाँ पे देखिए 6.023 इंटू 10⁻23 बटे में कितना 56 इंटू में 2.8। अब इस पॉइंट को यहाँ लेकर के आ जाइए नीचे 0, 56 से इसको काटिए, कितना 2 मरतबे कट गया। अब 2 से इसको काटिए तो लगभग कितना 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 3.011 इंटू में एगो 10 यहाँ है तो एगो कट जाएगा यहाँ पे, तो 10⁻ कितना 22 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना 2 करेक्ट हो जाएगा, जो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में आपको इसको चेंज कर देगा, कभी मान लीजिए सोडियम दे देगा, कभी कुछ और दे देगा, तो आपको फार्मूला एक ही है, रूल एक ही है। आप ध्यान से देखिए इसका 26 कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसका मास कितना होता है 56 ग्राम पर मोल होता है। तो 1 मोल में आप जानते हैं परमाणु की संख्या कितना इतना होता है, तो 56 ग्राम में, अब यही 1 मोल में इतना है तो 56 ग्राम में हो जाएगा इतना, ठीक है। तो 1 ग्राम में इतना और 2.8 ग्राम में इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 14 लोग एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो हम पहले ही ले लेते हैं 14 इंटू में 12, टोटल काम हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं। 4 दिन पहले काम हुआ, जब 4 दिन काम हुआ तो उसमें 14 लोग ही था, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात को। अब प्लस में क्या करें 2 कामगार और रह गया, तो मतलब 16 कामगार हो गया, जुड़ जाता है। तब से कितने दिन में काम पूरा हो गया, तो आप यही तो हमें निकालना है। तो 16 गुने हम क्या कर लेंगे, x यहाँ पे कर लेंगे। तो आप इसके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको इधर लेकर के आइएगा तो यहाँ से 14 कॉमन हो जाएगा, 12 में यहाँ पे, ठीक है 1 मिनट रुकिए, 12 हो गया, हाँ ठीक है 14 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे 12 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और x के साथ कितना लगा हुआ था 16, तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 16 से इसको काट दीजिए तो कितना 2, और इससे इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 डे और आगे लगेगा जिसमें काम समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कई वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे तो आपसे अभी पूछा गया था कि और कितना दिन लगेगा, ठीक है। जब 4 दिन काम हो गया था, 14 लोग 4 दिन काम कर लिए थे और 2 और लेबर बढ़ा दिया गया, 16 को हो गया, तो और कितना दिन में काम जो बचा था वो समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम अपना ये था, इतना काम हो गया था, अब 16 लोग मतलब 2 लोग बढ़ गए तो 16 लोग हो गए, तो अब नंबर ऑफ डे ये लग जाएगा आपको, ठीक है। अगर इसी में पूछता कि कितना दिन काम करने में कम लगा, तो आपको वो भी निकालने यहाँ से आना चाहिए, वो चीज़ को भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वो कैसे निकालते हैं वो चलिए मैं आगे किसी मतलब जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ बता दूंगा, या तो मैं एक फ्री पेज में बता दूंगा अच्छे से। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, जब 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, तब वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, तब उस पर लगाया गया बल का परिमाण क्या है। तो आपको देखिए कुछ नहीं, आपको बस सिंपल एक चीज़ याद रखना है, बल से कुछ भी पूछे तो ये क्या होता है, सिंपल मास गुने में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F इजिकल टू में m ये हो गया, ठीक है। आपको मास कितना दिया हुआ है 8 kg, और देखिए ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 है, और स्टार्टिंग का कितना है 4 है, और बटे में क्या टाइम हो जाएगा जो 2 सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। बस इसी चीज़ को आपको सोल्यूशन करना है और आपको फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसको अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुने में 5, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा एक केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला आ गया, चलिए देख लीजिए, कोई ना आ गया था।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3 और H8। आपको जितना भी रासायनिक सूत्र है वो सब टिप्स पे होना चाहिए लूसेंट के अंदर जो है, उसको अगर आपको याद है तो रिवीजन करते रहिए और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वरना जब 1 नंबर से आपका परीक्षा रह जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए आप टॉप में आने की सोचिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे बहुत कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है, आप याद मत कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, मैं समझाता हूँ। देखिए ये कह रहा है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ, बस 2 सेकंड आप मुझे दीजिए। देखिए ये एक कंटेनर है, ठीक है। आप मान लीजिए कि इसमें क्या है कि ये गैस भरा हुआ है, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। आप यहाँ पे एक क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, ठीक है, पिस्टन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक पुश करने वाला आप लगा दिए, ठीक है। अब इसको अगर मान लिया जाए कि आप दबाइएगा नीचे, मान लीजिए इसका पहले इसका प्रेशर था P और वॉल्यूम क्या था, V था, लेकिन जब आप इसको दबाइएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम तो घटेगा लेकिन प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ जब इसको दबाइएगा तो P बढ़ेगा एंड V घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है रिलेशन इस गैस में, तो प्रेशर और वॉल्यूम में होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो पूछा गया व्युत्क्रमानुपाती होता है, वॉल्यूम व्युत्क्रमानी होता है किसके, प्रेशर को। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ये देखिए यहाँ समय से कोई मतलब नहीं, घनत्व से कोई मतलब नहीं, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, चाहे जितना भी आप कंप्रेस कर लीजिए, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका प्रेशर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या दिया, देखिए ये क्या रहा है कि M एक, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। M एक विवाह समारोह में Y से मिलता है, ठीक है। अब कह रहा है Y M के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है, ठीक है। तो अब देखिए Y M के पिता, ठीक है, Y जो है M पहले यहाँ ले लीजिए, M के पिता के पत्नी, फादर ये हो गए, अब इसके इनके वाइफ यानी कि पत्नी, ठीक है, ये सिस्टर, यहाँ क्या कर रहे हैं उसकी बहन यानी कि अब इसके सिस्टर हो गए, मतलब इस M के ये फादर हो गए, ठीक है, F जो हो गए, ये इसके मदर हो गए और ये इसके मौसी हो गए क्योंकि इसके माँ की बहन है। तो Y कौन है, इसके बेटे हैं, ठीक है, Y यहाँ पे आ गया। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया, जो आपका लेवल जो होता है, जैसे कि भाई बहन का लेवल होता है, उसके बाद माता पिता का लेवल होता है, चाचा चाची का, तो ये तो आपको पता चल गया कि इस दोनों का लेवल सेम है। क्यों? क्योंकि इसके मौसी का बेटा है, ठीक है। तो आपको ये तो पहले आप ऑप्शन पर जब भी ध्यान दीजिएगा तो मित्र तो कब हो ही नहीं सकता क्योंकि मौसी का यहाँ पे बेटा है। तो आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि M Y का, तो M जो है कौन है, Y का। तो Y देखिए यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि M का कोई भी जेंडर नहीं दे रखा है, मतलब ये लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 में अगर आप जब देखिएगा तो यहाँ क्या लिखा है, मौसेरा चचेरा, भाई और बहन दोनों दे दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर रहता तो ये भाई देता या बहन देता, लेकिन क्लियर नहीं है इसलिए भाई बहन दोनों दे दिया है। तो यहाँ चचेरा मौसेरा भाई बहन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आप इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि X अपने दोस्त को, ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आता है, आपको इसका कंटेक्स्ट होना चाहिए। क्या कह रहा है कि X अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचित करता है। देखिए X है, अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र, तो मतलब इसका एगो बेटा है, बेटा, पुत्र की पत्नी मतलब इसका वाइफ हो गई, ठीक है, के रूप में परिचित करता है। एक्स अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके पत्नी का एक बेटा हो जाएगा जो कि यहाँ पे बेटा हो जाएगा। तो ये क्या, Y जो है कहीं भी कोई टर्म इसके लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब आपको दिमाग लगाना है कि Y यही है। तो X का, तो मतलब एक्स Y का, तो X जो है Y का कौन है, तो इसका दादा हो जाएगा क्योंकि इसके पापा का कौन है, पापा है, तो मतलब इसका दादा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप समझ गए ना, एक बार और बता देता हूँ। देखिए X अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या कह रहा है कि हमारे एकमात्र बेटा है, उसके पत्नी का बेटा के रूप में परिचित कराता है, ठीक है। तो इसके मतलब इसके बेटा के पत्नी का ही बेटा है, ठीक है, ये है। तो इसके क्या हो जाएगा, X के ई, मतलब इसके X जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। और यहाँ Y कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, मतलब ये इसका जो, मतलब इसके बेटा का जो बेटा है यही है Y, ठीक है, ये दिमाग लगाना था आपको। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, तो ये बेकिंग सोडा होता है। इसका फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, NaH और CO3 होता है इसका फार्मूला। आप सभी फार्मूला को टिप्स पे रखिए, आपको बहुत काम आएगा। एक भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो 2 सेकंड के अंदर देखिए। अब यही लड़का को जिसमें पूछा है, आप देख लीजिए यहाँ सामने उदाहरण है कि ये ऑप्शन 2 को लगा दिया है जबकि गलत है, तो देख रहे हैं, आपको पूरे याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पुष्कर ने अपनी यात्रा जो स्टार्ट किया वो कब किया है, 7:49 PM पे स्टार्ट किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है
पर 9:59 पे पहुंचा है PM में, ठीक है। तो कितने बजे पहुंचा है? 9:59 पे पहुंचा है PM में। बड़ी खतरनाक जर्नी है। गया। अभी कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? रोनित ने अपनी यात्रा पुष्कर के 58 मिनट 40 सेकंड बाद प्रारंभ करता है, ठीक है, और गंतव्य समय पर उससे 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचता है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका टाइम निकाल लीजिए पुष्कर का कि कितने देर में पहुंचा। तो ये इसमें से आप घटा लीजिए इसको 49:31, ठीक है। इसको घटा लीजिए, पहले तो ये पता चले कि उस पुष्कर को कितना देर लगा है। तो 1, ठीक है, यहाँ कितना देगा आपको 0, 1, ठीक है, यहाँ 2, तो 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड लगा पुष्कर को। देखिए इस क्वेश्चन को आप लेंदी मत बनाइए, आसानी से पहले समझिए। देखिए ये रोनित जो है ये मतलब कितना देर लेट चला है पुष्कर से, तो 58 मिनट 40 सेकंड लेट चला है। अगर ये 58 मिनट 40 सेकंड लेट पहुंचता भी तो पुष्कर तो रोनित जो भी है वो इतना ही देर में पहुंचता, लेकिन वो पहुंचा है कितना देर में, कितना मतलब देरी से पहुंचा है, तो 51 मिनट 39 सेकंड देरी से पहुंचा है, ठीक है। तो मतलब ही क्या, 1 सेकंड 7 मिनट, ठीक है, ये अपने टाइम को मैनेज किया है बीच में, ठीक है। मतलब क्या, पुष्कर से इसको जो रोनित है इसको 7 मिनट 1 सेकंड कम लगा है। तो इसमें से हम घटा देंगे, जो 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड आया है, इसमें से हम 7 मिनट 1 सेकंड घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10 सेकंड। 11 में से हम एक घटा दिए 10 सेकंड, ठीक है, 3 मिनट यहाँ पे हम इसको घटा दिए, और 2 आवर, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। देखिए इतना बजे ही चला था पुष्कर ने, इतना बजे पहुंचा, मतलब उसको इतना टाइम लगा, ठीक है। अब रोनित ने क्या किया, कि 58 मिनट 40 सेकंड लेट से चला है और 51 मिनट 39 सेकंड लेट से पहुंचा है। तो मतलब क्या, अगर ये 58 मिनट 40 सेकंड लेट से पहुंचता तो सेम टाइम लग जाता, लेकिन ये 51 मिनट 39 सेकंड लेट से मतलब पहुंचा है। तो इसके मतलब क्या, ये कुछ ना कुछ टाइम के बीच में मैनेज किया, तो कितना 7 मिनट 1 सेकंड का मैनेज किया, तो इसको कम टाइम कितना लगा है, 7 मिनट 1 सेकंड। तो इसके जितना टाइम लगा उसमें से 7 मिनट 1 सेकंड को हम घटा लेंगे, तो हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, जब करेक्ट हो जाएगा, 3 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है साईबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 रुपये में बेची और 12% का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, तो कितने में कमीज को बेचेगी। तो देखिए ये पहली बात को आपको इसमें 8% के लॉस पे बेचा है। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, 8/100, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 8/100 मतलब क्या, 4 से काटिएगा तो 2/25, मतलब 2 का लॉस कर रहा है कितना, 25 पे। आप यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की अगर बात कीजिएगा, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 था तो वो बेच लिया कितना में, 23 में। सेलिंग प्राइस 2 रुपया कम करके बेच लिया, ठीक है। तो आप देखिए ये कितने के बराबर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 345 के बराबर। अगर आप इसमें गुना कीजिएगा तो 15 मरतबे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें भी 15 का गुना करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो इसमें 15 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 375 आपका कॉस्ट प्राइस है। अब इस 375 में आपको क्या करना है, ये तो कॉस्ट हो गया, 12% प्रॉफिट चाहिए। 12% प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 12/100, ठीक है। तो मतलब क्या, 3/25। इसका मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, तो कॉस्ट प्राइस अगर 25 रुपये है तो सेलिंग कितना में करेगा, 28 में करेगा। और ये 25, ये कॉस्ट प्राइस है कितना, 375 मतलब कितना, 15 टाइम है। तो आपको यहाँ भी अब जो 12% प्रॉफिट वाला निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पे 15 से गुना कर दीजिए तो आपको कितना, 420 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक्स मान के क्वेश्चन को मत कीजिए, क्वेश्चन फ्री में लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना था तो आप सबसे पहले बात क्या करते, यहाँ पे आपको 8% का हानि हुआ है, तो मतलब आप यहाँ पे ये देखते, फिर अगर मैं दूसरा तरीका बताऊँ तो आपको 92% इक्वल टू फिर क्या हो जाता, 345 हो जाता। फिर यहाँ से 100% निकालते हैं, फिर उसका 112% निकालते हैं, तो आपको और चीज़ें लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये स्टेप सीखिए और इस स्टेप से दूसरा भी क्वेश्चन आसानी से होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अब आगे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल एकदम खाली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। लाइए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1.3 गुना में 0 पॉइंट कितना 2 है, माइनस में कितना 1.8x इंटू में 0.2 है, इजकल टू में कितना, इजकल टू में 0.5 माइनस में 0.1x, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 13 दूना कितना 26, तो 0.26 माइनस में आपको यहाँ पे मिलेगा 8 दूना कितना 16, तो 0.16x इजकल टू में कितना हो जाएगा 0.5 और माइनस में कितना, जो माइनस में था 0.1x, ठीक है। आप इधर अगर लेकर के आइएगा इसको, तो आप इधर क्या देखिएगा, माइनस 0.06x इजकल टू में कितना, अगर इधर इसको लेके आएगा तो 50 में से अगर 26 आपको घटाएगा तो कितना
24 हो जाएगा। आप इसको इधर डिवाइड कर दे, देखिए इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -24/6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 4 में दिया है। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले बात क्या है कि पूर्ण विभाजित के लिए आपको जो भी नंबर से कहता है पूर्ण विभाजित हो जाए उसका आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना का लेना पड़ेगा, 12 का, 15 का, 20 का और 27 का। ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम लेना है। देखिए इसको अगर मेरा पेन यहाँ क्यों नहीं चला, 2, ठीक है, 6 हो गया, 15, 10, 27। ठीक है, अब इसको एक बार और 2 से मारिए, 3, 15, 5, 27। अब इसको एक बार 3 से ले लीजिए, 1, 5, 5 और 9। एक बार इसको 5 से ले लीजिए तो कितना, 1, 1, 1 और 9। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा 4, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 5 से लिए। ठीक है, 5 से 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो 60 गुने में कितना 9, तो 9 पचे 45, 9 छक 54। ठीक है, इतना आ गया। अब ये देखिए ये तो विभाजित हो जाएगा इतना। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि संख्या आपको ऐसा लेना जिसमें से 6 घटाना भी है, तो मतलब आपको इसमें 6 जोड़ के रखिएगा तभी तो 6 घटाइएगा ना। तो इसमें अगर आप 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 546। 546 एक ऐसा नंबर है, इसमें से 6 घटा दीजिए तो ये 12 से, 15 से, 20 से और 27 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करा। देखिए कह रहा है 4 संख्या का एक समुच्चय है। 4 संख्या का एक समुच्चय मान लेते हैं हम। 4 संख्या कौन कौन, A, B, C और D मान लेते हैं 4 संख्या। कह रहा इनमें से 3 सबसे छोटी संख्या का माध्य कितना है, 9 है। सबसे छोटी संख्या 3, तो हम मान लेते हैं ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटा मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा का 3 का बोला है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो A प्लस में B प्लस में C इक्वल टू कितना बोल रहा है, 19 बोल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये संख्या का क्या दिया हुआ है, संख्याओं का यहाँ 3 सबसे छोटी संख्या को माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A प्लस B प्लस में C, यहाँ पे आप नीचे में 3 लिखते तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ले आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 सबसे बड़ी संख्याओं का भी माध्य दिया हुआ है कितना, 23। तो 3 सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, B, C और D हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी ये है। तो ठीक है, तो B प्लस में C प्लस में D, इसका कितना दिया हुआ है 23 गुने में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 आता है, हम डायरेक्ट यहाँ ले आए। तो देखिए अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा। परास देखिए ये भी हर सेट में वो क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है। परास इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज मतलब क्या होता है, बड़ा, जो सबसे बड़ा है माइनस सबसे छोटा। तो इस चारों संख्या के लिए रेंज क्या हो जाएगा, परास कितना हो जाएगा, तो D माइनस में A होगा, यही होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन अगर 2 को 1 में से घटा लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, D माइनस A। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, D माइनस में A मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अगर इसमें भी 3 है और इसमें 3 है तो दोनों में से 3 कॉमन ले लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 19 है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का परास कितना हो गया, 12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कर रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको काफ़ी लेंदी कर देता है। ठीक है, 1 रुपये में कितना पेन लेता है, 5 पेन लेता है। ठीक है, पेन खरीदता है और 1 रुपये में क्या करता है, 4 पेन बेचता है। 4 पेन बेचता है। अब भाई पहले आप ये समझिए कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है किसी चीज़ पे, इसके मतलब क्या है, आप जितना सामान खरीद के लाए हैं उतना ही सामान आप बेच भी लीजिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए 5 पेन खरीद रहा है लेकिन 4 बेच रहा है। तो आपको सबसे पहले बात क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका, आपको इस पेन को बराबर कर देना है। तो इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 5 से गुना कर दीजिए। अब ये पेन 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो अब यहाँ किए हैं गुना तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको 4 से गुना कीजिएगा तो आपको कॉस्ट प्राइस, ये किसका था, कॉस्ट प्राइस का था, तो कॉस्ट प्राइस आपको इसमें गुना कीजिएगा तो कितना 4 निकल गया। ये सेलिंग प्राइस का था, इसमें गुना कीजिएगा तो आपको सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 5 रुपया निकल गया। मतलब आप किसी चीज़ को 4 रुपया में खरीदते हैं और 5 रुपया में बेचते हैं। तो सिंपल क्या हो गया, आपको प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 1 में कितना 4, तो मतलब 25% हो गया। ठीक है, तो चलिए आज ये सेट नंबर जो था मतलब सेकेंड शिफ्ट का था उसका हम सोल्यूशन कराए हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।